नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों, मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको भारत में राष्ट्रवाद जो कक्षा 10 की SST की क्लास है उसमें अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि NCERT बुक के अनुसार दूसरे अध्याय में है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे यह अनुग्रह है कि आप हमारी इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चाएं करते हैं, जो कि एक अंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, उस पर कुछ चर्चाएं होती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? तो उत्तर है नमक कानून तोड़कर, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके। जिसमें नमक कानून आपने समझा होगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक जाकर एक यात्रा लगभग 34 किलोमीटर के आसपास में की थी, जिसमें उन्होंने अपने 76 अनुयायियों के साथ यात्रा पर गए थे, जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़कर यह कार्य प्रारंभ किया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके ये बातें देखने को मिली। यानी स्वदेशी वस्तु स्वयं के द्वारा चरखा काटकर यह कार्य किया और विदेशी वस्तुओं का होली जलाकर बहिष्कार किया, उनको नष्ट करके उसका विद्रोह किया। दूसरा प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में उन्होंने ये समस्त बातें रखी? ये देखने वाली बात है कि किसके नेतृत्व में उन्होंने ये सब बातें रखी। जो मुख्य रूप से मानी जाते हैं, तो उसमें से है कि किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो बाबा रामचंद्र अवध में किसानों से संबंधित एक गठन किए हुए थे, जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो वो एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण माने गए बाबा रामचंद्र। तीसरा प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा व इसका विरोध क्यों हुआ था? तो उत्तर है यह 1927 में भारत पहुंचा। किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किया जाने के कारण इसका विरोध हुआ। कारण यह था कि सर जॉन कमीशन के नाम से यह भारत में आया, जिसमें भारतीयों के ऊपर ही समस्त कानून लागू कर दिए गए और उसमें किसी भी प्रकार के लीडर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि 1927-28 के बीच में भारत पहुंचा। 27 में वह प्रारंभ हुआ और 28 में भारत पहुंचा। तो उसका विद्रोह भारतीयों ने किया था गो बैक कमीशन में, जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर कई लाठियां बरसाई गई, जिससे वह घायल हो गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इसके विद्रोह में आगे चलकर जो है भगत सिंह तथा राजगुरु ये समस्त लोगों ने मिलकर सुखदेव असेंबली पर बम फेंकते हैं और असेंबली को नेस्तनाबूद कर देते हैं। चौथा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो उत्तर है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। चंपारण बिहार में है, खेड़ा यह गुजरात में अहमदाबाद में देखने को मिलता है। 1914-15 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत चले आते हैं। उसके बाद किसानों को प्रेरित करने के लिए वह चंपारण बिहार से इस सत्याग्रह का आरंभ करते हैं और खेड़ा गुजरात में जो है वहाँ से प्रारंभ करते हैं। पांचवा प्रश्न है, मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? उत्तर है द फोकलोर्स ऑफ
सर्टन इंडिया, यह एक प्रकाशन था जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया। छठा प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार में किन दो बातों पर जोर दिया गया? सत्याग्रह के विचार में महत्वपूर्ण जो बातें थी, सत्य के मार्ग पर चलना और शक्ति का आग्रह करना या उसको आगे ले जाकर कार्य करना। दूसरा है सत्य की खोज। ये दो प्रमुख बातें थी। सातवां प्रश्न इसमें है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? यह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा, उत्तर में समझेंगे, इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए काला कानून इसको घोषित किया गया, क्योंकि किसी को बिना कारण के ही बंदी बना लेना और जेल में डाल देने की क्रिया जन्म ले रही थी, इसलिए ये बात आई। आठवां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो उत्तर है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह लिखा। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया। इन्होंने वंदे मातरम गीत, जो कि मुंडकोद उपनिषद से भी यह वर्णित किया जाता है, जिसमें सत्यमेव जयते का भी एक वर्णन देखने को मिलता है। नौवां है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिबंध क्यों लगा दिया? उत्तर है, भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया गया था। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में मुंबई में सबसे पहले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो 1885 में मुंबई से हुई। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1922 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? उत्तर है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण 1922 में यह घटना गोरखपुर में हुई, जिसमें एक सांड भरे जुलूस को जाते समय वहां पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसा दी जाती है, जिसमें यह हिंसक का परिणाम यह हुआ कि लोग में भगदड़ मच जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके उपरांत वे समस्त क्रांतिकारियों ने तमाम प्रकार के चौकियों पर हमला बोल दिया और उसको जला दिया, नष्ट कर दिया और कई चीजें देखने को मिली। 13वां प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर है, महात्मा गांधी द्वारा। 14वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 15वां, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अल्लूरी सीताराम राजू। ये आदिवासियों के प्रमुख लीडर्स माने गए जिन्होंने किसानों को प्रेरित किया था। 16वां प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इंडिया के बारे में, पूरे भारत के बारे में खोज के लिए एक पुस्तक लिखा था, जिसमें अपने समस्त जीवन काल का वर्णन किया उन्होंने उसमें। 17वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर कौन थे? एक चित्रकार थे। अवनींद्र नाथ टैगोर एक चित्रकार थे। 18वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो अली भाइयों, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें विद्रोह की एक झलक देखने को मिलती है और विदेशियों को एक धूल चढ़ाने का कार्य किया। तो इस तरीके से आपने 1 से 2 अंकों वाले प्रश्नों को समझा, जो 18 प्रश्न कुल इसमें है वर्णित है, जो महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, लघु उत्तरी, लघु या दीर्घ उत्तरी, जो 3 से 5 अंक के प्रश्न आते हैं, इसमें आप समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यक्रम, कार्य पद्धति, प्रगति एवं अंततः समाप्ति को समझाइए। यानी असहयोग आंदोलन की क्या प्रमुख चीजें थी, क्यों इसके कारण हो सकते हैं, इसको जानना है। तो उत्तर है, आंदोलन के कारण, प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। जब प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1914 से लेकर 18 के बीच लड़ा गया, तो उसमें क्या हुआ था कि भारतीयों को भी शामिल किया गया था और भारतीयों को कहा गया था ब्रिटेन के साथ में, जो कि वह फ्रांस के पक्ष में लड़ रहा था, कि अगर आप हमारा सहयोग प्रदान करेंगे तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। परंतु ऐसा किया नहीं गया। अंततः इनका और भी शोषण किया गया, क्योंकि धन संपदा की हानि हुई थी, तो उसकी भरपाई के लिए इनका और इनके ऊपर और कर लगा दिया गया भारतीयों के ऊपर। दूसरा,
पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, यानी जो स्वराज मांग की थी भारतीयों ने उससे मुकर गए। तीसरा है रॉलेट एक्ट का पारित होना। रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया जो 1919 में, जिसमें किसी भी भारतीयों को बगावत करने पर बिना किसी मुकदमा चलाए डायरेक्ट उनको जेल में डाल दिया जाता था। तीसरी बात है जलियांवाला बाग। चौथी बात जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें एक स्थान पर जल्ली नामक बाग पर, जो जल्ली नामक व्यक्ति का बाग था अमृतसर में, वहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बैसाखी का मेला लगा हुआ था और वहाँ पर समस्त लोग इकट्ठा हुए थे मेला देखने के लिए। उसी में शांत रूप से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था भारतीय लीडरों द्वारा, तो उसमें सब लोग अपनी बातों को रख रहे थे क्रांतिकारी। उसी समय इनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई और यह जनरल डायर के कहने पर हुआ। एकाएक भगदड़ हुई, इसमें हजारों लोग घायल हुए तथा मारे गए। तो ये इससे एक प्रेरणा देखने को मिलती है कि जो असहयोग आंदोलन था उसको चलाया गया। अगला पॉइंट है पांचवा, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। ये बात देखने को मिलती है। ये पहला आंदोलन के कारण थे। अब दूसरा है विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी। तो इसमें पहला है शहरों में आंदोलन किया गया, दूसरा है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह लोगों के द्वारा किया गया, तीसरा है आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह, जो आदिवासी पहाड़ी लोग थे उनके द्वारा भी विद्रोह किया गया, चौथा है बागवानों में स्वराज की मांग की गई। अब इसमें अगला हेडिंग है कार्य पद्धति प्रगति। तो इसमें चरणबद्ध योजना प्रक्रिया है। पहली है चरणबद्ध, कई चरणों में योजना के द्वारा इस कार्य को असहयोग आंदोलन को मुख्य लागू किया गया। दूसरा है प्रथम चरण। प्रथम चरण में आप समझेंगे कि सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों व विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया गया। यानी जो असहयोग आंदोलन में पहला चरण जिसमें देखने को मिलता है, कई चरण पद में जब चालू किया गया, यह आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो उसमें इन सभी लोगों ने अपने कार्यों को बंद कर दिया, छोड़ दिया, कहा कि मैं अंग्रेजों का सहयोग नहीं करूंगा। दूसरे चरण में क्या बात आई, व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना शामिल था। व्यापक यानी विस्तारित रूप से पूरे भारत में यह आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैलने लगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। समाप्ति, गांधी जी द्वारा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया गया, क्योंकि उनको लगा कि कहीं न कहीं हमारे कारण हमारे भारतीय लोगों के ऊपर यह दुखद घटना देखने को मिल रही है, जिससे उन्होंने अपने आप को गलत साबित करते हुए या अपने इस अवधारणा को व्यक्त करते हुए उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद ही अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे कई भारतीय क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ हो गए और अंततः उन्होंने क्रांति को और आगे ले जाने के लिए हिंसक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी जगह जगह पर उनके वस्त्रों की, जो अंग्रेजी वस्त्र उनकी होलियां जलाई जाने लगी और कई चीजें देखने को मिली, जिसमें जेल जो कारागार थे उसको नष्ट कर दिया गया, कैदियों को रिहा किया जाने लगा, ऐसे तमाम कार्य किए गए। अब अगला प्रश्न इसमें है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? तो उत्तर है तुर्की साम्राज्य खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया, जिससे लखनऊ, दूसरा पॉइंट है, जिससे लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। तीसरा है असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ कर दिया गया। असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ हुआ, जिसमें मुसलमानों को मिलाकर भी यह कार्य किया गया। अब योगदान इसमें किसका रहा? पहला है हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण किया गया कि दोनों लोग एक साथ मिलकर अपने भारत देश की रक्षा करें। दूसरी बात देखने को आई कि राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया गया, बल मिला। तीसरी बात, सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रक्रिया व्यक्त की, किन किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, ये तीसरा प्रश्न है। इसके पहले आपने समझा कि राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, जिससे यह बात देखने को मिली कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो सका।
तो इसमें है सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। किन परिस्थितियों में गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। ये उसका उत्तर देखने को मिलेगा कि लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। जो लोगों द्वारा यह किया गया कि जो सरकारी नियम कानून थे उसको तोड़ना प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी। गांधी जी इरविन समझौते के कारण ऐसा उन्होंने किया। जो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन था, जो गवर्नर था, उसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर कर लिया था, जिसमें वे यह चाहते थे कि भारत में जो भी व्यक्ति हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके साथ कड़ाई से पेश न आया जाए। उनके साथ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही कार्य किए जाए और भारत को आज़ाद करने के लिए कुछ नियमों पर उसमें यह बात रखी गई। चौथा पॉइंट इसमें है कि प्रथम विश्व युद्ध, ये चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। समीक्षा कीजिए। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया। दूसरा है आर्थिक स्थिति दयनीय, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित थे। इसमें अगला पॉइंट है युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए, लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए। ये समस्त बातें देखने को मिलती हैं जिसमें प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को पैदा कर दिया था। पांचवा प्रश्न है गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी। समीक्षा कीजिए। सबने अवज्ञा आंदोलन की समीक्षाएं क्या थी, इसके महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। उत्तर है नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया। नमक कर जो लगाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो एक रोजमर्रा की यूज करने वाली चीज थी उसके ऊपर भी कर लगा दिया था। इससे यह एक प्रमुख बात देखने को मिली कि भारतीय क्रांतिकारियों को दमन करने का कार्य किया। दूसरी बात इसमें है कि गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की गई। जब ये बात देखने को मिली तो भारतीय लोगों को साथ लेकर उन्होंने एक नमक यात्रा प्रारंभ की, जो 72 अनुयायियों के साथ प्रमुख रूप से मनाई जाती है। यह रास्ते में एक से एक लोग इनके साथ जोड़ते चले गए। अगली बात है कानून का उल्लंघन, प्रदर्शन व विदेशी चीजों का बहिष्कार भी किया गया। अगली बात है शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर दी गई, यानी कि जो चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में बिक्री थी, जो विदेशियों के द्वारा थी और भारतीय को नुकसान पहुंचा रही थी, उसके ऊपर रोक लगा दिया गया। उसको बिकने में या उस चीज़ों को खरीदने में भारतीय लोगों ने बंद कर दिया, खरीदने के लिए उसको बंद कर दिया। अगली बात है सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। सभी लोग जो स्वराज यानी स्वराज की अमूर्त अवधारणा थी उससे प्रभावित नहीं थे। अगला पॉइंट इसमें है समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। कुछ लोग लिए, कुछ लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। अगला पॉइंट है समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित थे। एक दूसरे की तरफ से उनको बहुत अधिक मात्रा में सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक दूसरे की सहायता तो कर रहे थे परंतु डरे हुए थे। छठा प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारकों का योगदान था। राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार। भारत माता, दूसरा पॉइंट, भारत माता की छवि रूप लेने लगी। तीसरा पॉइंट, लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान बनी। चौथा पॉइंट, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा के रूप में। पांचवा, इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। सातवां प्रश्न, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी। उत्तर है अनुबंध के नियमों का उल्लंघन। दूसरा पॉइंट, चाय बागानों से बाहर निकलना। तीसरा पॉइंट, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना। चौथा, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। अब अगला प्रश्न है आठवां, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। उत्तर है समय से पहले गठन। दूसरा, शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं। तीसरा, एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। ये तीन बातें मुख्य रूप से साइमन कमीशन का विद्रोह कर रही थी। नौवां प्रश्न है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों आए थे। उत्तर है इस कानून के अंतर्गत किसी
को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। दूसरा पॉइंट इसमें है, यह एक काला कानून था। तीसरा है, विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था पर सरकार ने इसे बनाए रखा, इसका विरोध आम जनता ने किया। ये प्रमुख 3 बातें थी जो रोलेट एक्ट का विरोध कर रही थी। 10वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी? तो आप समझेंगे, गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं इस प्रकार से थी। नंबर 1, 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। नंबर 3, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए। चौथा है, नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए जाएं। इन बातों के द्वारा गांधी इरविन समझौते की विशेषता का वर्णन किया गया। 11वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, नंबर 1, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करके के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट में, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। तीसरा नंबर है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। चौथा पॉइंट, किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। 5वां है, वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। इन 5 बातों के द्वारा यह बात देखने को मिली कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले बहुत ही अलग था और इसमें ये प्रमुख विशेषताएं थी। 12वां प्रश्न, 1916 के लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? ये देखने की बात है। उत्तर है, 12वां, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण। नंबर 1, नरम दल व गरम दल के संबंधों में सुधार किए गए। नंबर 2, भारतीय समाज और अंग्रेजों के मध्य रिश्ते बेहतर हुए। नंबर 3, अब इसमें 2 ही बातें रखी गई, इसमें नरम दल व गरम दल के संबंधों में सुधार मुख्य था और दूसरा है भारतीय समाज और अंग्रेजों के मध्य रिश्ते बेहद हुए। 13वां प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। तो उत्तर है, अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। जिसमें पहला पॉइंट है, वह एक रोचक व्यक्ति थे, इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। दूसरा पॉइंट है, लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, वह गांधी जी के प्रशंसक थे। ये 3 प्रमुख बातों द्वारा यह सिद्ध होता है कि अल्लूरी सीताराम राजू जो आंध्र प्रदेश गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व करता थे, उन्होंने अपने त्याग और बलिदान का संदेश दिया था कि वह भारत के लिए, भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे और आगे तक उन्होंने लड़ते रहे, अंततः शहीद हो गए। 14वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पहला पॉइंट, औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी की नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। तीसरा पॉइंट है, कई महिलाएं जेल भी गई। चौथा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार से आपने इन समस्त प्रश्नों का अध्ययन किया जिसमें भारत में हुए जो सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या कह सकते हैं कि भारत में किन किन लोगों ने, किन लीडरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया और कौन कौन से क्रांतियों का जन्म हुआ, ये समस्त बातें आपने पढ़ा जो कि अध्याय 2 में भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत था। तो इस तरीके से आप अध्ययन करते रहें और महत्वपूर्ण कुछ बातें इस प्रकार से आपको दिखाई जा रही हैं जिसको आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे, इसमें ये चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको ये रोल करके दिखा दे रहा हूँ जिसको आप, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप समझेंगे।
इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसको आपने लिखित रूप से समझा। इसको मैं दोबारा रिवर्स कर दे रहा हूँ, बैक कर दे रहा हूँ, जिसको आप समझ पाएंगे। और इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन अध्यात्म के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इस हमारे वीडियो का आप अध्ययन करें, लाइक तथा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा, तब तक आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।